हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे आज लेक्चर दूसरा जो कि है आपको क्लास 8 के फिजिक्स के चैप्टर का, जो कि हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था फोर्स। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोग चेक कर लिया था कि फोर्स होते क्या चीज़ है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, और जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट चेक कर लिए थे। फिर हम लोग जाने थे कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों को हम लोग चेक कर लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा अपने लेवल से थोड़ा सा अप जाते हैं, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है, बट एक्सप्लेनेशन क्लास 8 में भी बढ़िया ढंग से समझी जा सकती है इसको। हमारा आज का टॉपिक है नेट फोर्स, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी के ऊपर में जो फाइनल फोर्स काम करेगा वो कहलाएगा आपको रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। जैसे कि आप जो सामान लेते हैं, वेरियस सामान का अलग अलग रेट होता है, अलग अलग क्वांटिटी होती है। जो फाइनल सम आता है बाहर, वही को आपको नेट वैल्यू कहते हैं। कितना टोटल सामान का वैल्यू आया है, या फिर समझ के देखिए ऐसा कि एक साल आप कहीं पे इन्वेस्ट किए पैसा, एक महीना प्रॉफिट आया, एक महीना लॉस आया, फिर 2 महीने प्रॉफिट आया, फिर 1 महीना लॉस आया। इस प्रकार से टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस को कैलकुलेट करने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये कहलाता है नेट वैल्यू। या फिर कहिए, जब हम लोग फोर्स के टर्म में आएंगे तो इट विल बी नोन एज नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। मतलब हम लोग कितना ज़्यादा किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं, कितना कम लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब फाइनल कितना फोर्स उसके ऊपर में रिजल्टेंट रहेगा, कितना फाइनल आएगा, वो कहलाएगा आपको नेट फोर्स। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, ये टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स है जो किसी बॉडी के ऊपर में काम करता रहता है, और यही टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी नोन एज नेट फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग एफ नेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको यूज करते हैं कहीं कहीं पे इसको रिजल्टेंट फोर्स या फिर एफ नेट के नाम से, फोर्स नेट फोर्स के नाम से। अब सवाल ये उठता है कि नेट फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसके 2 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला, हमें नेट फोर्स तब कैलकुलेट करना होगा जब किसी भी बॉडी के ऊपर में जितना भी फोर्स लग रहा होगा वो इक्वल डायरेक्शन में ही होगा। मतलब कि हमको केवल प्रॉफिट हो रहा है तो उस वक्त में कैलकुलेट करना है, तभी भी वो रिजल्टेंट रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है अगर कहीं पर भी, तभी भी कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ही, रिजल्टेंट वैल्यू ही आएगी। उसी प्रकार से फोर्स की बात करें अगर, तो पहला तरीका है जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे। सपोज करते हैं ये कोई बॉडी है, ये कोई मास है m आपको, ठीक है, इसके ऊपर में आप फोर्स लगा रहे हैं F1, हम भी फोर्स लगा रहे हैं इसके पास F2, और दूसरा कोई व्यक्ति भी लगा रहा है इसके ऊपर में फोर्स F3, जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 5 न्यूटन पहले फोर्स की, 10 न्यूटन दूसरे फोर्स की, और 15 न्यूटन तीसरे फोर्स की। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर में फोर्स लगातार काम कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो F नेट जो हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, जो कि वैल्यू हो जाएगा 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन, 15 प्लस इक्वल टू 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो है वो एक बॉडी पे अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा, देन द नेट फोर्स विल बी द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक बॉडी के ऊपर में कितना इंडिविजुअल फोर्स काम कर रहा होगा, इसका जो सम आएगा वही होगा उसका नेट फोर्स। ओके, कोई परेशानी नहीं। नेट फोर्स जो होगा वो हर एक इंडिविजुअल फोर्स का, F1 F2 F3 का जो फाइनल सम आएगा वो कहलाएगा आपको नेट फोर्स। जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करते रहेंगे तब। कोई परेशानी नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नेट फोर्स का कैलकुलेशन क्वांटिटेटिव सम होता है, मतलब ये अपने साइन के साथ सीधे ऐड होते चले जाते हैं, सीधे ऐड होते चले जाते हैं अपने साइन के साथ। अब हम लोग बात करें एक चीज कि नेट फोर्स जब बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा होगा तब। तो ध्यान देने की बात यह है कि एक मैग्नीट्यूड का फोर्स दूसरे मैग्नीट्यूड के फोर्स में अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो निगेटिव कैलकुलेशन में होता है। सपोज करते हैं अगर हम किसी बॉडी फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन और आप लगा रहे हैं 5 न्यूटन, आपके रेस्पेक्ट में मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स ज़्यादा है और मेरे रेस्पेक्ट में आपके पास 5 न्यूटन की फोर्स कम है। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने रेस्पेक्ट से देखें तो आप -5 है मेरे लिए, आप अपने रेस्पेक्ट से देखिएगा तो आपके लिए हम
पॉजिटिव में 5 न्यूटन है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो फोर्स जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। चेक कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है मास m के साथ, ओके, और इस पे कोई फोर्स लगाया इधर से F1 जो कि था 20 न्यूटन का, ठीक है, और दूसरा जो इस पे फोर्स लगाया वो F2 था जो कि मान लेते हैं 28 न्यूटन का था, ठीक है। एक तरफ से फोर्स 1 लगा जो कि 20 न्यूटन था, एक तरफ से फोर्स 2 लगा जो कि 28 या फिर 28 न्यूटन का था। तो अब बात करें कि इसकी नेट फोर्स क्या होगी, F नेट, ठीक है। तो अगर हम फोर्स 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करें तो फोर्स 1 माइनस फोर्स 2 अगर करें 20 न्यूटन माइनस 28 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस 8 न्यूटन, ठीक है। या फिर अगर हम फोर्स 2 के रेस्पेक्ट से कैलकुलेट करें F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 28 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दोनों इंडिविजुअल फोर्स का जो डिफरेंस होगा वही होगा उसका नेट फोर्स। दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस के जो डिफरेंस होंगे वो कहलाएंगे हमारे पास नेट फोर्स। तो F नेट जो हुआ इतना, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F12 जो है, जो कि हमारा था मान लीजिए कि माइनस 8 न्यूटन, वो फोर्स 21 के निगेटिव साइन के साथ होगा जो कि था हमारा 8 न्यूटन। तो फोर्स 1 से 2 पे कैलकुलेट किए हम लोग तो माइनस 8 न्यूटन आया, फोर्स 2 से 1 पे कैलकुलेट किए अगर हम लोग तो पॉजिटिव 8 न्यूटन आया, और ये दोनों आपस में अपोजिट साइन के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो सम होगा, अलग डायरेक्शन में रहेगा तो डिफरेंस होगा। फिर से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं क्रिएट, और इसका सॉल्यूशन आप हम लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जो यही क्वेश्चन है कि दोनों बॉडी जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा और जब अपोजिट डायरेक्शन में होने के बावजूद एक पर फोर्स काम कर रहा होगा, सपोज कर लेते हैं, मतलब इसको समझने के बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो फिर आपको इसका फाइनल आंसर भेज देना है कि अगर एक तरफ लग रहा है फोर्स 1, इसी प्रकार पे लग रहा है इस पे फोर्स 2, इधर से लग रहा है फोर्स 3। फोर्स 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपको 20 न्यूटन, फोर्स 2 जो है वो है 30 न्यूटन, और फोर्स 3 जो वैल्यू है, फोर्स 3 की वैल्यू है 45 न्यूटन, ठीक है। तो पहले F1 जो लग रहा है वो 20 न्यूटन है, F2 जो लग रहा है वो 30 न्यूटन है, और F3 जो है जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो 45 न्यूटन है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देना है, ओके। फिर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। नेट फोर्स होता है टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों फोर्सेज का जो वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा, या फिर जितने फोर्सेज रहेंगे सारे इंडिविजुअल फोर्सेज के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड डिफरेंस क्रिएट करेगा, या फिर जो डिफरेंस होगा वही उसका फाइनल मैग्नीट्यूड होगा या फिर नेट फोर्स होगा। चलिए, कोई परेशानी नहीं। अब हमारा आते हैं कि अब काइंड्स ऑफ फोर्सेस। काइंड्स ऑफ फोर्सेस में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले हम लोग बैलेंस्ड फोर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। हमारा नेट फोर्स का टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेट फोर्स के आधार पे ही काइंड्स ऑफ फोर्सेस बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस के बारे में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जो हम लोग कहते हैं तराजू, ठीक है, जिसमें कि इक्वल वेट रखा जाता है। अगर एक तरफ भी अगर किसी भी तरफ में अनइक्वल अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेट रहा अगर, तो वो पोर्शन जो होगा वो धीरे धीरे डाउन पे चला जाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, वैल्यू ज्यादा होगी जिसकी। अब बैलेंस फोर्स के बारे में आते हैं कि बैलेंस फोर्स मान लीजिए होता क्या चीज है। तो एक बॉडी के ऊपर में बैलेंस फोर्स तभी कहलाता है जब उस बॉडी पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स काम कर रहा हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर रहा? इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स काम कर रहा हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि अगर ये कोई बॉडी है जो कि मास m है, इधर से F1 काम कर रहा है, इधर से F2 काम कर रहा है, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। दोनों की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होनी चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये बैलेंस फोर्स के नेसेसरी क्राइटेरिया है। बट इसका डिफिनेशन को हम लोग और बेहतर समझ सकते हैं।
कि फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेज इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर में नेट फोर्स जीरो हो गया अगर, तो वो बॉडी बैलेंस फोर्स कहलाएगी। मतलब कि दो तरीके हो गए हमारे पास। पहला तरीका कि बैलेंस फोर्स जो हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर उस पे एफ नेट फोर्स जो हो गया वो जीरो होना चाहिए। जो कि पहले एग्जाम्पल हम देख के चले थे, अगर हम एक बॉडी के ऊपर में इधर से डायरेक्शन लगाते, इधर से मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, टोटल हो गया 50 न्यूटन। इधर से लगाते हैं 50 न्यूटन का एक ही सिंगल फोर्स, तो इधर भी 50 इधर भी 50, तो दोनों मैग्नीट्यूड तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दे विल नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। कहीं पर भी इनके इफेक्ट का कोई जिक्र नहीं होगा। तो बैलेंस फोर्स के बारे में आप कह सकते हैं, या तो दो फोर्स अगर होंगे तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस हैं तो उसका एफ नेट फोर्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रहा बैलेंस फोर्स। अब आते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग पहले टॉपिक में पढ़े थे सबसे पहले दिन, कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के इफेक्ट्स क्या क्या थे, तो हम लोगों ने चार्ट बेसिक पढ़ा था और एक एडिशनल पढ़ा था। पहला था इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, दूसरा पढ़ा था इट कैन चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी, तीसरा पढ़ा था इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, चौथा पढ़ा था इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, और पांचवा और लास्ट था इट मे कॉज वन सम और ऑल इफेक्ट्स एट वन इंस्टेंट। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? बैलेंस फोर्स में दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड जो होती है वो इक्वल होती है। तो बाबू क्लियर सी बात है कि इट विल नॉट चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉक्स रेस्ट पे है, हम भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा। आपने टग ऑफ वार देखा होगा, या फिर आप जानते हैं जो रस्सा कस्सी होती है, सो अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो दोनों की तरफ में किसी तरह कोई मोशन क्रिएट नहीं होगा। तो बैलेंस फोर्स कांट क्रिएट, या फिर इट कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। दूसरा, अगर टग ऑफ वॉर में इक्वल मैग्नीट्यूड लगा हुआ है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। तीसरी बात कि स्पीड भी चेंज नहीं होगी। हाँ, मगर अगर लगातार हम बैलेंस फोर्स लगाएं किसी बॉडी के ऊपर में अगर, तो ये शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वही बैलून वाला हमारा पुराना एग्जाम्पल। बैलून को हम हाथ में लिए, दोनों तरफ से हम इक्वल मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन फोर्स से दबाएं, कहीं ना कहीं उसमें पोजीशन तो आ रहा है, बट सबसे अच्छी बात है कि उसमें स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदला रहा है, वो रेस्ट में ही है, जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, मगर वहाँ पे शेप एंड साइज जो इतना बड़ा बैलून था वो छोटा होता चला जा रहा है और उसके बाद वो धीरे धीरे फूट जाएगा। तो बैलेंस फोर्स इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, ये शेप एंड साइज को बदल सकता है, बट वो क्या नहीं बदल सकता है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदल सकता है, वो डायरेक्शन को नहीं बदल सकता है, वो स्पीड को नहीं बदल सकता है। तो वो क्या बदल सकता है? तो इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस फोर्स का मतलब होता है इट कैन ओनली चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, इट मे ओनली चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अनबैलेंस फोर्सेज, और 8th क्लास के लगभग हमारे फोर्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए इसको देखते हैं, उसका फिर जस्ट हम लोग देख रहे हैं अभी इसके बाद अनबैलेंस फोर्सेज। अब वो हम लोग देखते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स। तो काइंड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताए थे कि 2 प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब देखते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स वाले हम जाने थे कि उसमें फोर्सेज जो होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अनबैलेंस फोर्स में ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है, वो मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन से भी उसको मतलब नहीं है। जैसे कि सपोज करिए ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स के केस में एक ही चीज कंपल्सरी है कि उसका एफ नेट जो होगा, मतलब जो नेट फोर्स उस पर जो कैलकुलेशन होता रहेगा, इट विल बी एफ नेट, इट विल बी नॉन जीरो। तो अनबैलेंस फोर्स के बारे में कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। ठीक है, अगर नेट फोर्स जो उस पर काम करता रहेगा और वो नॉन जीरो है तो वो बॉडी कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स में। एफ नेट नॉन जीरो होना चाहिए। आप एग्जांपल लेके चले अगर यहाँ पे हम लोग, तो आप लोग कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर इस पे अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है फोर्स,
और ये अगर 20 न्यूटन है और ये 22 न्यूटन है, तो एफ नेट जो होगा वो या तो होगा 20 न्यूटन माइनस 22 न्यूटन इज इक्वल टू -2 न्यूटन, और या फिर 22 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू +2 न्यूटन। ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन की बात। अगर सेम डायरेक्शन की बात कर ले, अगर इधर से अगर हम यूज कर रहे हैं मान लीजिए 30 न्यूटन का फोर्स, इधर से हम 3 फोर्स यूज कर लेते हैं, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन और 20 न्यूटन, तो एफ नेट जो होगा इसमें पहले तो सबका कैलकुलेशन हो जाएगा जो एक ही सेम डायरेक्शन में है। हम लोग नेट फोर्स वाले में देखे थे 15 5 20 20 40 न्यूटन -30 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और या फिर अगर 30 न्यूटन के रेस्पेक्ट हम लोग चेक करें तो 30 न्यूटन -40 न्यूटन इज इक्वल टू -10 न्यूटन। तो मतलब कि इसमें सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कोई मतलब इसको नहीं है। इसमें यही है कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो जब नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाएगा तो वो कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस मे बी दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन और मे बी दे विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट डजंट हैव अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब बात करें इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्स की, तो फोर्स बाबू अनबैलेंस है, मतलब एक तरफ कहीं ना कहीं फोर्स ज़्यादा होगा। और एक बॉक्स को हम भी इधर से धक्का देने की कोशिश करें, उधर से मेरा भाई पुल कर रहा है या फिर पुश कर रहा है उधर से, अगर तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा फोर्स ज़्यादा है तो मेरे बॉडी में, उस बॉडी के ऊपर में जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम और मेरा भाई, हम इधर इस डायरेक्शन लगा रहे हैं, मेरा भाई उधर से लगा रहा है, अगर मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा है तो उस बॉडी का हम चाहें तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, उस बॉडी के स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं, उस बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, और उस बॉडी के शेप एंड साइज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अनबैलेंस फोर्स जो है वो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो भी थे उन सबको कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं फाइनली कि द अनबैलेंस फोर्स कैन कॉज ऑल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज। जितने इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज होंगे उन सब को अनबैलेंस फोर्स क्रिएट कर सकता है या फिर कॉज कर सकता है। तो ये हमारा फोर्स का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब किसी को डाउट हो तो वो बता सकते हैं कमेंट में, या फिर आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आप कोड लेके जनरेट करके आप हम क्वेश्चन वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज सॉल्व करके आप हमें भेज दीजिए। ओके, अब रही बात तो आप नोट कर सकते हैं इसको फाइनली।